बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक और लर्ज़ा तारी कर देने वाली इंतहाई पुरतजस्सुस कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। चलो भाई, सब तैयार हो ना? इमरान ने आते ही पूछा। हम सब तो तैयार ही हैं, बस आप ही का इंतज़ार हो रहा था, मारिया ने गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा। तो चलो खड़े हो जाओ दोस्तों, इमरान ने आगे चलते हुए कहा। फिर बाकी दोस्त भी इसके पीछे पीछे चलने लगे। अभी वो थोड़ी ही आगे गए होंगे कि एक बस इनके पास आकर रुक गई। वो सब बस में सवार हो गए। बस 1 घंटे के बाद एक जंगल के करीब जाकर रुक गई। सब दोस्त बस से उतरने लगे। अरे, किराया कौन अदा करेगा? शाहजेब ने बस से उतरते हुए कहा। तुम और कौन? सब दोस्तों ने पीछे मुड़कर कहा। सब दोस्त ही अब उतर चुके थे। शाहजेब ने भी किराया अदा किया और बस से बाहर आ गए। इमरान तो बस मुंह देखता ही रह गया और फिर बस आगे चल पड़ी। लगता है ये जंगल बहुत खूबसूरत होगा, शाहजेब ने जंगल में दाखिल होते हुए कहा। फिर सब दोस्त जंगल में दाखिल हो गए। वो जंगल में आगे ही आगे जा रहे थे। वो 8 दोस्त थे, 4 लड़के और 4 लड़कियां। लड़कों के नाम शाहजेब, वासिफ, आरिफ और इमरान, जबकि लड़कियों के नाम मारिया, हुमा, सहरिश और कंवल हैं। वो जंगल में चलते ही जा रहे थे। कितना खूबसूरत जंगल है, ऐसे लगता है जैसे कोई वादी हो, वासिफ ने कंवल से कहा। इस जंगल के जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे, हुमा ने कंवल और वासिफ को देखते हुए कहा। वैसे भी वासिफ को जंगली बिल्ली देखने का बहुत शौक है। जंगली बिल्ली का दीदार हो जाए तो क्या ही बात है, शाहजेब ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है शाहजेब? सहरिश ने शाहजेब से पूछा। क्या मतलब शाहजेब? सहरिश की तरफ देखकर पूछा। मेरा मतलब है कि क्या तुम इस बात पर यकीन रखते हो ऐसे इलाके में ऐसी कब्र मौजूद होगी कि जिससे आवाज़ आती है? सहरिश ने कहा, हो सकता है, शाहजेब ने मुख्तसरन कहा। वो सब बातें करते जा रहे थे। आरिफ सबसे आगे आगे चल रहा था। आरिफ सबसे ज़्यादा डरपोक था। आज तो डरपोक साहब भी आगे आगे चल रहे हैं। हैरत है, कंवल ने कहा और फिर सब हंसने लग पड़े। आरिफ एक बड़े दरख्त के नीचे जाकर रुक गया। वाह, ये दरख्त तो बड़ा खूबसूरत है, आरिफ ने दरख्त की तरफ देखते हुए कहा। अब ऐसे बड़े बड़े दरख्तों के ऊपर काली काली चुड़ैलें भी होती हैं। वासिफ ने आरिफ के कंधे से अपना कंधा टकराते हुए कहा। वैसे इतना बड़ा दरख्त मैंने आज तक नहीं देखा, हुमा ने दरख्त के पास आकर कहा। अबे चलो यार, कहाँ रुक गए हो? आसिफ ने दरख्त को हाथ लगाते हुए आगे गुजरते हुए कहा। इसके कंधे के ऊपर एक काला सांप आके गिरा। आरिफ ने एक चीख मारी और सांप को दूर फेंक दिया। बाकी सब दोस्त हंसने लगे और शाहजेब ने आरिफ के ऊपर फेंका हुआ सांप उठा लिया, क्योंकि वो नकली था। आरिफ बहुत डर गया था, इसलिए सब के साथ साथ चलने लगा और वो सब बातें करते हुए जंगल में और एक दूसरे को छेड़ते हुए जा रहे थे कि किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी जो हर तरफ गूंज रही थी। ये आवाज़ कैसी है?
मारिया ने बेताब होकर कहा, लगता है कोई मुसीबत में है। आरिफ ने रुक कर कहा, कौन हो सकता है इस जंगल में? इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा और फिर सबसे आगे आगे चलने लगा। रोने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। वो सब आगे ही आगे चलने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक दरख्त के नीचे एक बूढ़ा शख्स बैठा रो रहा है। उस बूढ़े का लिबास और उसके सर के बाल भी मिट्टी से अटे हुए थे। एक पल के लिए तो सब इसे देख कर डर गए। वो बूढ़ा एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ सर झुकाए रो रहा था। वो शक्ल से 80-90 साल का लग रहा था। इसके रोने की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि लगता था कि जैसे कोई 25-26 साल का नौजवान रो रहा हो। कौन कौन है? आप कौन हैं? शाहज़ेब ने बामुश्किल बूढ़े से पूछा। बाबा, आप कौन हैं और क्यों इस तरह रो रहे हैं? उस बूढ़े ने सर उठा कर देखा। इसकी मोटी और सुर्ख आंखें देखकर सब ही डर गए थे। वो बूढ़ा बड़े गौर से सबको बारी बारी देख रहा था। इस बूढ़े ने सब की तरफ देखते हुए कहा। सब दोस्त जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए। बेटा, मैं काफ़ी अरसे से इस जंगल में भटक रहा हूँ। कहाँ जाना है बाबा जी आपने? इमरान ने उसकी बात सुनते हुए कहा। इस जंगल के आखिर में एक सहरा है और सहरा पार करने के बाद एक कब्रिस्तान आता है। मुझे वहीं जाना है, बूढ़े ने बताया। लेकिन बाबा, आपका कब्रिस्तान में क्या काम है? वासिफ ने बूढ़े से पूछा। बेटा, मेरा वहाँ घर है, मैंने वहीं जाना है, बूढ़े ने कहा। लेकिन बाबा, कब्रिस्तान में कहाँ घर होते हैं? बेटा, कब्रिस्तान में भी घर होते हैं। जो लोग शहरों या देहातों के ज़मीन पर घर बनाने के इस्तात नहीं रखते, उनके घर कब्रिस्तानों में ही होते हैं। बस सब खामोश हो गए और हैरान बाबा को देखने लगे। फिर इमरान बोला, बाबा, आप परेशान ना हों, हम आपको ले जाएंगे। बूढ़े ने उदास आवाज़ में कहा। बेटा, मैं एक अरसे से यहाँ पर जंगल में फंसा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक अपने घर की तलाश नहीं कर सका। घूम फिर कर यहीं आ जाता हूँ। आप फिक्र न करें बाबा, हम आपके साथ हैं। जब तक आपका घर नहीं मिल जाता, हम आपके साथ रहेंगे। वैसे बाबा, आप बताएं, आप अकेले होते हैं? हुमा ने पूछा। बेटा, इस दुनिया में अब अकेला ही हूँ। एक बीवी थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही और मेरी कोई भी औलाद नहीं है, बूढ़े ने मायूसी से कहा। बहुत अफसोस हुआ हमें बाबा कि आप अकेले हैं और कोई आपका मदद करने वाला नहीं है और कोई संभालने वाला भी नहीं। और तुम सब कहाँ जा रहे हो? बूढ़े ने सब की तरफ देखते हुए पूछा। बाबा, हमें एक कब्रिस्तान की तलाश है जो इसी इलाके में वाक़या है। इस कब्रिस्तान में एक ऐसी कब्र है जिससे आवाज़ आती है कि ए बंदे, अपने घर में आ जा, मुझे तेरा इंतज़ार है। आरिफ ने बूढ़े को तफसील बताई। अरे बेटा, ये तो वही कब्रिस्तान है जहाँ मैं रहता हूँ और जहाँ जाना भी चाहता हूँ, बूढ़े ने कहा। फिर तो हमारी मंजिल एक ही है और करीब भी, मारिया ने खुश होकर कहा। अब हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। वासिफ ने भी खुश होकर कहा, इंशाअल्लाह हम आज ही इस जंगल से निकल जाएंगे। सहरिश ने कहा, लेकिन बेटा, मैं तो काफ़ी अरसे से इधर ही भटक रहा हूँ। जंगल है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बूढ़े ने दोबारा मायूसी से बताया। आप फिक्र न करें बाबा जी, हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह जल्दी हम इस जंगल से बाहर होंगे। इमरान ने बूढ़े को तसल्ली देते हुए कहा। हाँ, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे भी यकीन है कि मैं घर पहुंच जाऊंगा। बूढ़े ने इमरान की तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। हम आपके साथ हैं बाबा जी, हुमा ने भी कहा। बूढ़े के चेहरे पर एक
पुरस्कार से मुस्कुराहट फैल गई। फिर सब दोस्तों ने अपने अपने बैगों से खाना निकाला और खाने लगे और बूढ़े को भी खाने की दावत दी। लेकिन बूढ़े ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो शहरी खाने नहीं खाता। फिर वो उठकर एक तरफ चल दिया। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आया तो उसके पास कुछ फल थे। बेटा, मैं यहाँ ये जंगली फल खा कर ही गुजारा करता हूँ। फिर बूढ़े ने सब दोस्तों को भी कुछ फल दिए। उन्होंने जब ये फल खाया तो उन्हें बहुत ही लजीज लगा। उन्होंने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और कहा, बाबा, हमने आज तक इतना लजीज फल कभी नहीं खाया। बेटा, ये जंगली फल हैं, ये इसी तरह होते हैं। ये इतने ही मज़ेदार और तवानाई बख्श होते हैं। फिर उन्होंने अपना सामान बैगों में रखा और आगे चल पड़े। बूढ़ा भी इनके साथ चल रहा था। चलते चलते रात हो गई। जंगल से जानवरों की खौफनाक आवाज़ें आने लगीं। बेटा, हमें जंगल के करीब ही एक गार है, हमें वहाँ पर चले जाना चाहिए, क्योंकि रात में जंगली जानवरों का बहुत ख़तरा होता है। सब ने बूढ़े की बात को सराहा और उसके साथ चल दिए। सब ने गार में पहुंचने पर सब ने अपने बैग एक तरफ रखे और बैठकर बातें करने लगे और वो बूढ़ा गार से बाहर खड़ा हो गया और एक तरफ देखने लगा। वो सब गार में बैठकर बातें कर रहे थे कि वो बूढ़ा गार में दाखिल हुआ। बेटा, वो सामने तालाब है ना, वहाँ रात को भूल कर भी मत जाना। बूढ़े ने आते ही कहा। क्यों बाबा जी? वासिफ ने पूछा। इसलिए कि वो खूनी तालाब है। बज़ाहिर तो वो पानी नज़र आता है, लेकिन वहाँ बेटा खून ही खून है। जब इंसान अपनी प्यास के लिए या किसी वजह से वहाँ पर जाता है और पानी को हासिल करना चाहता है, तभी वो पानी खून में तब्दील हो जाता है और वो तालाब उसको अपनी तरफ खींच लेता है और वो आदमी जल्द ही मौत का मुसाफिर बन जाता है। सब लोग बूढ़े की तरफ गौर से देख रहे थे। बूढ़े के अंदर एक अजीब सी पुरसरारियत थी। सब बलाखिर सो गए। रात के पहर हुमा की प्यास की वजह से आंख खुल गई। हुमा ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली, लेकिन बोतल में पानी मौजूद नहीं था। हुमा ने फिर आरिफ को जगाया और पानी मांगा। आरिफ की बोतल भी खाली हो चुकी थी। फिर उन्होंने बारी बारी सब की बोतलें चेक की। अजीब बात थी कि बोतलें खाली थीं। आरिफ ने परेशान होते हुए कहा, ऐसा करते हैं कि वो जो सामने तालाब है वहाँ से पानी ले आते हैं। क्या वहाँ? लेकिन वहाँ तो खून है आरिफ। अरे, तुम्हें किसने कहा? वो बाबा जी बता रहे थे ना। मुझे तो उन बाबा जी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, हुमा ने कहा और आरिफ का बाजू पकड़कर उस गार की तरफ जाने लगी। थोड़े ही फासले पर बूढ़ा एक बड़े से पत्थर पर सो रहा था। दोनों ने एक नज़र इस बूढ़े की तरफ देखा और फिर तालाब की तरफ चल गए। तालाब के पास पहुंचते ही हुमा ने अपनी बोतल में पानी भरने लगी। देखा, ये पानी है, खून नहीं है। वो बूढ़ा झूठ बोल रहा था। हुमा ने पानी बोतल में डालते हुए कहा, चलो भाई, मुझे डर लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जब वो वापस मुड़े ही थे तो आगे बूढ़ा खड़ा था, यानी कि उनके बिल्कुल सामने। वो इस तरह खड़ा था कि जैसे वो उनके पलटने का इंतज़ार कर रहा हो। और बूढ़े के मुंह से एक कहकहा लगा, हा 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 हा। हुमा के हाथ से बोतल नीचे गिर गई। बाबा जी, आप, मैंने कहा था ना कि उस तालाब के पास मत जाना, वो खूनी तालाब है। आरिफ, भागो, हुमा ने चीख कर कहा। आरिफ और हुमा भागने लगे। आज तुम कहीं बचकर नहीं जा सकते, बूढ़े ने कहा और साथ ही बूढ़े के हाथ लंबे होने लगे। अब बूढ़े के हाथ हुमा और आरिफ के करीब पहुंच चुके थे। फिर बूढ़े के हाथों ने आरिफ और हुमा के पांव पकड़ लिए और दोनों को घसीटते हुए तालाब के पास ले गया। हुमा के गले से लॉकेट नीचे गिर गया। फिर बूढ़े ने आरिफ और हुमा को तालाब में गिरा दिया। माफ़ करना दोस्तों,
तुम दोनों का कत्ल करना मेरी मजबूरी था। बूढ़े ने इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। वो दोनों तालाब में डूब चुके थे। फिर थोड़ी देर बाद इन दोनों के ढांचे तालाब के पानी पर तैरते हुए दिखाई देने लगे और बूढ़ा जोर जोर से कहकहा लगाने लगा, हा 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 हा। सुबह मारिया की आंख खुली तो इसने देखा कि हुमा अपनी जगह पर नहीं है। इसने सहरिश और कमल को भी जगाया। जब वो तीनों लड़कों के पास आईं तो आरिफ भी अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। इतनी सुबह सुबह क्यों जगा दिया है? शाहजेब ने आंखें मलते हुए कहा। वो हुमा और आरिफ नहीं हैं। सहरिश ने परेशान होकर कहा। अरे हो सकता है कि वो उठ गए हों और बाहर घूमने गए हों, इमरान ने कहा, और फिर इन दोनों का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा भी गार में दाखिल हुआ और एक तरफ बैठ गया। अरे दोस्तों, आपके बाकी दोस्त कहाँ हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे, वासिफ ने बूढ़े की तरफ देखते हुए कहा और बूढ़े के चेहरे पर एक मखसूस मुस्कुराहट सी फैल गई। काफ़ी देर के बाद जब वो वापस ना लौटे तो वो उन्हें तलाश करने के लिए उस गार से बाहर निकल गए। बूढ़ा भी उनके साथ बाहर निकल गया। बाहर सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। काफ़ी देर तक वो सब इधर उधर हुमा और आरिफ को ढूंढते रहे, लेकिन वो ना मिले। हमें इस तालाब की तरफ जाकर भी देख लेना चाहिए, हो सकता है वो वहाँ मौजूद हों। जब वो सब तालाब के पास पहुँचे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं और सब हवन्नकों की तरह तालाब में देखने लगे। मैंने मना भी किया था कि इस तालाब की तरफ कोई भी ना जाए, ये तालाब खूनी है, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। बूढ़े ने इन दोनों के ढांचों को देखते हुए कहा। हुमा और आरिफ के ढांचे तालाब के ऊपर ही तैर रहे थे। ये लॉकेट तो हुमा का है। तालाब के पास ही पानी की बोतल भरी पड़ी गिरी हुई थी। पास ही गिरी हुई बोतल की तरफ सहरिश ने इशारा करते हुए कहा, क्या तुमने इन दोनों को मारा है ना? इमरान ने बूढ़े के गिरेबान से पकड़कर कहा। नहीं, मैंने नहीं मारा, मैं तो रात को सो रहा था, मुझे क्या पता ये कब यहाँ आए। बूढ़े ने परेशान होकर कहा। छोड़ दे इसे। शाहजेब ने बूढ़े का गिरेबान इमरान के हाथ से छुड़ाते हुए कहा। अब इन ढांचों को तो तालाब से बाहर निकालो। सहरिश ने रो रो कर कहा। अगर कोई इन ढांचों को तालाब से बाहर निकालेगा तो वो खुद भी तालाब की नज़र हो जाएगा। वो पानी इसे भी अपनी तरफ खींच लेगा। बूढ़े ने सहरिश की तरफ देख कर कहा। इन सब लोगों ने बूढ़े की बात मान ली और वो गुस्से से बूढ़े को देख रहे थे। बेटा, मैं एक बूढ़ा शख्स हूँ, कमज़ोर और लागर। क्या आप समझते हो कि मैं इन दोनों को कत्ल कर सकता हूँ, जबकि वो जवान हैं और दो हैं? वो सब उसकी तरफ देख उसकी बात से मुतमईन नज़र आने लगे थे। वो बूढ़ा भी फिर इनके साथ साथ चलने लगा। वो जंगल ख़त्म हुआ और सहरा आ गया। शाम का वक्त था। सब ने खाना खाया और बूढ़े को भी दिया। फिर सब बातें करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता रात हो गई। उन्होंने अपना सामान एक जगह रखा और सो गए। चाँद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और वो बूढ़ा इन दोनों से थोड़े फासले पर बैठा हुआ था और इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो कुछ देर तक इनको गौर से देखता रहा और फिर सो गया। रात के किसी पहर इमरान की आंख खुल गई और वो उठकर बैठ गया। इसकी नज़र थोड़े फासले पर सोए हुए बूढ़े पर पड़ी तो इमरान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। इमरान ने अपने दोस्तों को देखा जो कि गहरी नींद सो रहे थे। इमरान खामोशी से उठा, बूढ़े के पास जा पहुंचा। अभी इमरान ने अपने दोनों हाथ अभी इसके हाथ बूढ़े की गर्दन से थोड़ा दूर ही थे कि बूढ़े ने अपनी बंद आंखें खोल दी। इमरान ने डर कर हाथ पीछे कर लिए। मारना चाहता है तू मुझे?
बूढ़े ने गुस्से से कहा, क्यों मारना चाहता है? हाँ, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। इमरान ने बूढ़े की आंखों में देखते हुए कहा, क्यों मारना चाहता है मुझ बूढ़े को? एक बार फिर इसने अपना फिक्रा दोहराया, मैं तुमसे अपने दोस्तों की मौत का बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि इनको किसी और ने नहीं, तूने ही मारा है। मुझे यकीन है मैं तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ देख चुका हूँ। हा 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 हा। बूढ़े ने एक फलक शगाफ कहका लगाया। हुमा और आरिफ को तुमने मारा है ना? इमरान ने गुस्से से पूछा। हाँ, मैंने ही मारा है तुम्हारे दोस्तों को। बूढ़े ने गुस्से से कहा, मगर क्यों? इमरान ने चीख कर कहा, अपना मकसद पूरा करने के लिए। बूढ़े ने भी चीख कर कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर इमरान ने गुस्से से बूढ़े के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और बूढ़े ने गुस्से से इमरान की तरफ देखा। इमरान ने दूसरा थप्पड़ भी बूढ़े को मारना चाहा। बूढ़े ने इमरान का हाथ पकड़ लिया। इमरान ने इसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। इस बूढ़े हाथों में इतनी ताकत आ गई थी कि इमरान अपना हाथ हिला भी नहीं सकता था। बूढ़े की आंखें सुर्ख अंगारों की तरह हो चुकी थीं। वो अपनी सुर्ख आंखों से इमरान को घूर रहा था। इसकी आंखों में एक वहशत थी। कोई भी इसकी आंखों में देख लेता तो अपनी आंखें झुका लेता, लेकिन इमरान इसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। इमरान को गुस्सा बहुत ज़्यादा था और वो गुस्से से पागल हो रहा था। वो चाहता था कि बूढ़ा किसी तरह इसका हाथ छोड़ दे, लेकिन वो जितना जोर लगाता, बूढ़ा उतनी ही मजबूती से इसके हाथ को पकड़ रहा था। इमरान को ये समझ नहीं आ रही थी कि इस बूढ़े में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। बूढ़े ने इमरान का दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। बूढ़े ने मुंह खोला तो इसकी जुबान बाहर आ गई और इमरान की गर्दन के गिर्द लिपट गई। इमरान की आंखें बाहर आने लगीं। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन इसकी आवाज़ हलक में अटक के रह गई और फिर धीरे धीरे इमरान की आंखें बंद होने लगीं। वो बिल्कुल बेसुध हो गया। इसके हाथ पांव हिलना बंद हो गए। वो मर गया था। इसके जिस्म से जान निकाल ली गई थी। बूढ़े की लंबी जुबान इसकी मौत का फंदा बन गई थी। जब वो मर गया तब बूढ़े की जुबान इसकी गर्दन से उतरने लगी और अपने मुंह में आ गई। फिर बूढ़े ने कुछ पढ़कर इमरान पर फूंका तो इमरान का जिस्म रेत के अंदर धंसता चला गया। सिर्फ इसका सर बाहर रह गया था। सुबह शाहजेब देखने लगा, लेकिन इसे दूर सहरा में कोई भी नजर न आया। सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। शाहजेब अपनी जगह से उठा और एक तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद इसका पांव किसी चीज़ से टकराया और वह मुंह के बल गिरा। जिस चीज़ से इसका पांव टकराया था, इसकी तरफ देखा और फलक शगाफ चीख मुंह से निकल गई। इसकी चीख सुनकर वासिफ, कंवल, मारिया और सहरिश भी वहां पहुंच गए और बूढ़ा भी उठ गया। वो सब भागकर शाहजेब के पास आए। जिस चीज़ से शाहजेब का पांव टकराया था वो इमरान का सर था, जो कि अब मज़ीद रेत में आधा धंस चुका था। इमरान को इस हाल में देखकर रोने लगे। काफ़ी देर तक रोने के बाद शाहजेब और वासिफ ने वहाँ से रेत हटानी चाही तो इमरान का सर भी रेत में धंसता चला गया। अब इमरान मुकम्मल तौर पर रेत के अंदर धंस चुका था और सर के बाल तक दिखाई न दे रहे थे। शाहजेब और वासिफ ने वहाँ से बहुत ज़्यादा रेत हटाई, लेकिन इमरान का नामो निशान तक न मिला। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं, हम नहीं जाएंगे जब तक हम अपने दोस्तों की मौत का बदला नहीं ले लेते। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, मारिया ने रोते हुए कहा। अचानक ही मारिया को ऐसे लगा जैसे वो सहरा में धंसती चली जा रही है। मुझे यहाँ से निकालो, मैं रेत में धंसती जा रही हूँ, देखो मुझे निकालो यहाँ से, मारिया ने चीख कर कहा।
ان سب نے ماریا کی طرف دیکھا تو خوف سے کانپ کر رہ گئے، کیونکہ وہ ریت کے اندر دھنستی جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے ارد گرد سے ریت ہٹانے لگے، لیکن ماریا مسلسل ریت کے اندر دھنستی چلی جا رہی تھی، اور پیچھے بوڑھا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اب ماریا کا صرف سر ہی ریت سے باہر رہ گیا تھا اور باقی سارا جسم ریت میں دھنس چکا تھا۔ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، یہ موت کا صحرا ہے، ماریا نے اتنا کہا اور ساتھ ہی اس کی روح جسم سے غائب ہو گئی۔ شہزیب نے ماریا کو وہاں سے نکالنے کی بہت کوشش کی تو اس کا سر بھی صحرا میں دھنس گیا، بالکل اس طرح جیسے عمران کا دھنس کر غائب ہو گیا تھا۔ ماریا بھی پوری کی پوری صحرا میں دھنس گئی تھی۔ ان سب کے چہروں پر خوف کی پرچھائیاں نمایاں ہونے لگیں۔ کافی دیر تک وہاں گہرا سکوت چھایا رہا۔ پھر شہزیب نے کہا، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، کیونکہ یہ موت کا صحرا ہے، کسی کی بھی جان لے سکتا ہے۔ واصف نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شہزیب، سحرش، کنول بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور بوڑھا بھی ان کے آگے آگے چلنے لگا۔ وہ سب بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ صحرا سے باہر آ گئے تھے۔ صحرا ختم ہوا تو قبرستان شروع ہو گیا۔ آپ سب اور میں اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ سب کو قبر کی تلاش تھی جو اس قبرستان میں موجود ہے۔ ہاں، اور قبر کہاں ہے؟ سحرش نے پوچھا۔ سب کے چہرے اداس تھے، لیکن اتنے دور آ کر وہ قبر دیکھے بغیر جانا نہیں چاہتے تھے۔ سحرش نے پوچھا تو بوڑھے نے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ وہ چاروں بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ بوڑھا ایک قبر کے پاس جا کر رک گیا۔ یہی وہ قبر ہے جس سے آواز آتی ہے، بوڑھے نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ قبر سے آواز ابھری، اے بندے، اپنے گھر میں آ جا، مجھے تیرا انتظار ہے۔ وہ چاروں یہ آواز سن کر حیران رہ گئے۔ میری بات غور سے سنو، میرے پاس وقت بہت کم ہے، بوڑھے نے کہا۔ تو وہ چاروں بوڑھے کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کو قبر کی تلاش تھی، آج سے آپ کی تلاش ختم ہوئی۔ معاف کرنا دوستو، میں نے تمہارے دوستوں کی جان لی ہے۔ یہ قبر میرا گھر ہے اور روزانہ مجھے بلاتی ہے، کیونکہ میں 100 سال پہلے مر چکا ہوں، لیکن میں 100 سال سے اس جنگل میں بھٹک رہا تھا، اور جب تک میں 4 آدمیوں، جس میں 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے ہوں اور جو کنوارے ہوں، مار نہ لیتا، میری تلاش کبھی مکمل نہ ہوتی۔ تب تک میں جنگل میں بھٹکتا رہتا۔ میں نے آپ کے 4 دوستوں کو قتل کیا اور انہیں اسی قبر میں دفنا دیا۔ مجھے معاف کرنا، میں نے اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے تمہارے دوستوں کو مار دیا۔ بوڑھے نے انہیں بتایا، اور اچانک ہی قبر پھٹی اور بوڑھے نے قبر کے اندر چھلانگ لگا دی اور وہ قبر دوبارہ سے بند ہو گئی۔ وہ سکتے کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے تھے۔ کسی میں بھی ہمت نہ تھی کہ وہ کچھ بول سکیں۔ ان کے چہروں پر خوف چھایا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ ہو کر بھی زندہ نہ ہوں۔ ان کو حقیقت کا معلوم ہو گیا تھا، مگر ایک مرا ہوا انسان ان کے ساتھ رہ رہا تھا، اور مرا ہوا انسان ہی ان کے دوستوں کی موت کا باعث بنا۔ آج ان کی تلاش ختم ہو گئی تھی، لیکن اپنے پیاروں کو کھو کر چاروں کچھ دیر تک قبر کو دیکھتے رہے اور پھر اپنے دوستوں کی یاد دل میں لیے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔